नाउ मैं अगले, देखो मेरे पास कोई टारगेट टाइम नहीं होता है, मेरे लिए टाइम होता है जब बच्चों को समझ में आ जाए। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इंटर रिकैप करेंगे। इंटर रिकैप करेंगे। सर इंटर रिकैप में करेंगे क्या, मुझे ये 5 टॉपिक्स रिकैप चाहिए। सोर्सेज ऑफ लॉ, हमने पढ़ना कैसे है। सहाना बेटा, आई डोंट बिलीव पहले से टफ या इजी होता है, आपकी प्रिपरेशन डिसाइड करती है वो टफ है या इजी है। वो जितना मर्जी टफ कर ले, पर अगर हमने टफ से टफ पेपर की तैयारी करी हो तो वो इजी रहेगा। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आप लोग मेरे साथ रहोगे, वो पेपर टफ नहीं होने दूंगा। यहां पर हम सारे पीवाई क्यों करेंगे यार, अल्टीमेटली भाई मेरा गला है तुम्हारे पास, आ जाना पेपर के बाद बोलने के लिए कि सर आपने पहले तो वादा किया था तब नहीं हुआ पूरा। मैं पूरा करूंगा ना, आई एम हियर ओनली, दैट फेथ यू शुड हैव। बट अगर तुम्हें यह लगे कि आज सर का टॉपिक समझ में नहीं आया, अरे चलो किसी और टीचर से पढ़ लें, तो प्रॉब्लम आएगी। दैट्स व्हाई आई सेड यू हैव टू हैव फेथ, बिल्ड इट ओवर टाइम। आई डू नॉट प्रॉमिस कि एवरी लेक्चर में 100% समझ में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं टॉपिक्स को एक लेक्चर में नहीं 6-7 लेक्चर में खत्म कराता हूं, और हर लेक्चर के एंड में तुम्हें सोचने के लिए कुछ छोड़ दूंगा, ताकि वो तंग करे तुम्हें क्वेश्चन। क्योंकि अगर क्वेश्चन ने तंग ही नहीं करा तो तुमने सोचा ही नहीं। सीए मैंने थोड़े बनना, मेरे पास तो डिग्री है। बेटा मेरा टाइम तो यही रहेगा, दिस इज द ओनली टाइम दैट आई हैव, ठीक है। सो अब हम करेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ, बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज में ओवरव्यू कर लेंगे पूरा, 5 हेड्स, पर्सन, वो सारा कुछ। रेजिडेंशियल स्टेटस पूरा करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भूल जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। वो 61A क्या था, डीम रेजिडेंट क्या था। हाँ, इंटर में अगर उसके ऊपर मैं लगाता हूं 10-12 दिन, तो तुम्हारे लिए लगेगा 1 घंटा या 1.5 घंटा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। रेट्स ऑफ टैक्स पूरा डिटेल में करेंगे, एंड आई वांट टू शो यू दिस so that you understand what I'm saying. देखो रेट्स ऑफ टैक्स में हम क्या करेंगे, तो ये रेट्स ऑफ टैक्स का नोट्स है। हम लोग नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम का फर्क याद करेंगे, कौन सी नॉर्मल होती है, कौन सी स्पेशल होती है, स्लैब रेट्स ऑफ टैक्स क्या होते हैं, फ्लैट रेट्स ऑफ टैक्स क्या होते हैं। और फिर इंडिविजुअल के लिए ये जो न्यू टैक्स रेजिम आ गया है, लेटेस्ट अमेंडमेंट आ गया है, इसमें क्या रेट्स हो गए हैं, क्या चेंजेस हैं, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फिर ये कंपैरेटिव चार्ट ऑफ ऑल पर्संस का टैक्स रेट आ गया। फिर हम उसके बाद चेक करेंगे कि हम क्वेश्चंस करके देखेंगे सबके इन ऑल्टरनेट सिचुएशंस कैसे टैक्स निकलेगा, रिलीफ कैसे देते हैं 87A का, पूरे क्वेश्चंस करेंगे। मार्जिनल रिलीफ का क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ अंडर न्यू टैक्स रेजिम क्या है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चंस आप होमवर्क में करोगे, होमवर्क भी मिलेगा, तुम फाइनल पे आ गए, डजंट मैटर, होमवर्क तो मिलेगा थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। देन वी विल गो एंड चेक कि स्पेशल इनकम पे टैक्स कैसे निकलता है। भाई कैपिटल गेन्स पे 15% है, 111A, 20% लॉटरी का, ये ऑनलाइन गेमिंग का अब नया लॉ आ गया है। तो यहां मैंने ऐसे चार्ट्स दिए होंगे ताकि आपको याद हो जाए स्पेशल इनकम्स के प्रोविजंस क्या क्या हैं। देन वी विल डू क्वेश्चंस ऑन दीज, पूरा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमें इंटर का जितना टैक्स हमने निकालना सीखा था वो एक बार रिकैप हो जाए सारा, एंड उसके अंदर न्यू प्रोविजंस का एक बार हमारा वो अपडेट भी हो जाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैक्सिमम सरचार्ज लगता था 15% का कई इनकम्स पे, तो वो सरचार्ज मैक्सिमम के क्वेश्चंस करेंगे, एंड आई विल मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट। दैट इज व्हाई इनको मैं नोट्स एंड वर्कबुक बोलता हूं। इसी के बीच में हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आपको लास्ट डे पे बारी बारी एक नोट्स और एक रजिस्टर को रेफर ना करना पड़े, ठीक है। फिर पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन में देखेंगे क्या करा था इंटर में, उसके क्वेश्चंस करेंगे। देन आई विल डू 115 जेसी इंटर लेवल का, तुमने जैसे करा था AMT, फिर 115 BSc AMT, सब कुछ मिला के खिचड़ी वाले क्वेश्चंस भी एक बार ये 115 BSc पूरा करेंगे। 115 BSc शुरू में ही खत्म कर देंगे, क्योंकि ये पूरे कोर्स में हमें तंग करेगा अदरवाइज। आप देख रहे हो बेयर एक्ट के लिए मैंने यहां पर कलर्स यूज करें, तो बेयर एक्ट के कलर्स, प्रोवाइडेड दैट स्टेटमेंट के कलर्स, आपको पता चल जाएगा बेयर एक्ट कहां पर है और एनालिसिस कहां पर है। ये एनालिसिस आ गया, वो बेयर एक्ट था। ऐसे कलर कोडिंग भी आई विल एक्सप्लेन टू यू। और यहां पर ये समरी चार्ट है BSc का, ऐसे करके। देन वी विल डू क्वेश्चंस ऑन BSc,
and then in the end we will wind it up by looking at questions of BSc under old regime, new regime, पूरी खिचड़ी को समझ के उसके questions करके फिर आगे खत्म करेंगे. ठीक है जी. So that is how we will do in the first few days. And then scope of income, थोड़ा deemed accrual का section 9 को थोड़ा सा और elaborate करेंगे. This should take about 6 to 7 days. आगे मुझे पता नहीं. इसके बाद मैं आपको चैप्टर शुरू कराऊंगा TDS का, TCS का, and then we will go to business and profession. यानी in the first 1 month, if you all understand, we will be doing about 25 marks of paper हमारा पहले महीने में. So I'm going to target TDS, TCS पहले, and then business and profession. चलिए. Any questions? Any questions? No? चलें शुरू करें. All done? चलो. Now, just a quick recap. What is the structure of law? How is law enacted and read? चलिए मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप लोग जवाब दीजिए. What is the difference between law and act? Law और act में क्या फर्क है? अच्छा मेरे साथ प्लीज थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा. आई हैव टू गेट योर आंसर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर लेवल. एक्ट ब्रॉड होता है. देखो गलत आंसर देने से बिल्कुल मत शर्माओ. गलती करोगे तो सीखोगे. हम लोग सारे यहां पर एक फैमिली है. मेरा एक हैशटैग है तुली सर फैमिली. तो हम लोग सारे एक दूसरे के दोस्त हैं. एक्ट इज अ सब पार्ट ऑफ लॉ. ओके ठीक है. Anybody else? Anybody else? Law has wider meaning. Okay. Okay. Law जो होता है और एक्ट जो होता है क्या फर्क है? पहली बात, एक्ट पास कौन करता है? एक्ट को कौन पास करता है? पार्लियामेंट पास करती है. What about the others? बात करो बच्चों में से. थोड़ा बहुत बताओगे तो मुझे पता चलेगा आप लोगों का किस लेवल पे है. लेजिस्लेचर पास करती है, पार्लियामेंट पास करती है. बिल्कुल ठीक है. तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है क्या वो अपनी मन मर्जी से बनाते हैं या पार्लियामेंट के ऊपर भी कुछ है? लेजिस्लेचर के ऊपर भी कुछ है? क्या है? क्या है बताओ ना. व्हाट इज इट? कॉन्स्टिट्यूशन. यानी हमारे देश में जो प्राइम बुक है दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस इज द किंग, दिस इज द क्वीन, दिस इज द परम पावर. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन रूल्स फॉर रनिंग द कंट्री कॉल्ड इंडिया, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट भारत. तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें वहां लिखा है इंडिया दैट इज भारत. तो हाल ही में एक डिबेट हो गया था कि हमारे देश का नाम इंडिया है या भारत है. तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारे देश के नाम दोनों है, इंडिया भी है और भारत भी है. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना. कॉन्स्टिट्यूशन में आप कई बार पढ़ोगे एंट्री 62, एंट्री 82. व्हाट आर दीज एंट्रीज? एनीवन? ये एंट्री क्या होता है? किसी को पता है? कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्रीज किसको बोलते हैं? देखो पता है तो यस सर बोल दो, नहीं पता है तो नो सर बोल दो. दैट इज एब्सोल्युटली ओके विद मी. राइट, गुड, इट्स ओके. बच्चों सुनो, मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें सब कुछ आता होगा. मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूं. आप लोग भी अपने आप को जज मत करें. हम यहां सीखने आए ना, एक एक बात को क्लियर करेंगे. बट अगर इस स्टेज के बाद भी आप लोगों को नहीं आता हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी. बिकॉज इस देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऊपर फाइनेंशियल दुनिया में कोई डिग्री नहीं है. यू आर द लास्ट वर्ड इन फाइनेंस. यू नीड टू नो एवरीथिंग. तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में चलते हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे, ये देखो पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, अपेंडिक्सेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं. अगर मैं पार्ट्स को चेक करूं, ये देख रहे हो पार्ट 1 2 3 4, ये पार्ट्स हैं.
जैसे एक्ट में किताब को चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं तो उसको चैप्टर बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में उस चैप्टर को पार्ट बोलते हैं, बस इतना सा फर्क है। सबको बात समझ में आ गई? सो व्हाट आर पार्ट्स? पार्ट्स आर चैप्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं कोई एक चैप्टर उठा लूं, कोई एक चैप्टर उठा लेता है। अब यहां पर आपको फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, आप देख रहे हो यहां पर ये फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है सारा कुछ, यानी जो भी हमारे देश में, कोई भी हमारे देश में चीज हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो सारी बातें यहां पर लिखी होंगी। ठीक है। नाउ अगर मैं शेड्यूल्स पे जाऊं तो आप लोगों ने 7th शेड्यूल के बारे में सुना होता है, तो उसी को खोल लेते हैं। 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एनेक्चर है। अब 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट है एक, आपको पता है यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, इतना तो पता है सबको। आई एम श्योर यू नो दिस, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं इंडिया में आर्मी किसके अंडर आती है? आर्मी सेंटर के अंदर आती है या स्टेट के अंदर आती है? तो बेटा वो सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। और अगर आप देखोगे यूनियन लिस्ट का पहला टॉपिक क्या बोलता है? डिफेंस ऑफ इंडिया, नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स, आर्म्ड यूनियन। अगर मुझे यह पता करना है कि इनकम टैक्स लेवी का पावर किसके पास है, तो यहीं पर ही आप देखोगे मुझे मिलेगा 82 टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज। तो इंडिया में सेंट्रल लेजिस्लेचर टैक्स कब लगाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर कब लगाएगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है जी। अगर मुझे स्टेट लिस्ट देखनी है, अगर मैं पूछूं पुलिस किसके अंडर आती है, तो आप देखोगे पुलिस स्टेट लिस्ट में आ रही है। सो सिमिलरली ओवर हियर ये सारी लिस्टें हैं जहां पर आपको बताया जाएगा, देखो गैम्बलिंग और बेटिंग इज अ स्टेट लिस्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज। एक्साइज ड्यूटी पे स्टेट लिस्ट में भी आता है, सेंटर में भी आता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का टैक्सेस जो है ये सारे कहां आ रहे हैं? स्टेट लिस्ट में आ रहे हैं। कंकरेंट लिस्ट भी कौन से ऐसी चीजें हैं जिसपे स्टेट अपना लॉ बनाएगी और सेंटर अपना लॉ बनाएगी। ना इनको क्या बोला जाता है? ये जो नंबरिंग स्कीम है, यहां पर जो नंबरिंग स्कीम दी हुई है, इसको बोला जाता है बेटा एंट्री। एंट्री। Therefore, we can say that as per entry 82 of list 1 of the 7th schedule of the Constitution of India, the central legislature has been given the power to levy taxes on income other than agricultural income. तो मुझे बताओ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगेगा, तो क्या लेजिस्लेचर एग्रीकल्चर को टैक्सेबल कर सकता है? यस और नो बोलना। नो सर, एग्जैक्टली। सो यहां पर अगर आप देखोगे मैंने क्या लिखा है, एंट्री 82 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और मेरे लिए जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, कल तक इन चैप्टर्स का जो 2 चैप्टर्स दिए प्रिंट आउट लेकर आना, ताकि यार नोटिंग कर सकें। देखो पढ़ाई का तरीका वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तुम फाइनल पे जाओ या पोस्ट फाइनल जाओ, हम लोग यहां पर नोटिंग भी करेंगे ताकि अपने नोट्स में थोड़ा लाल पीला नीला हो जाए। ऐसे एक कलर्ड पेन ले आना, कलर इज ऑलवेज गुड फॉर द आईज। 4 कलर का पेन होता है, वो 4 कलर का पेन अपना खरीद के ले आना और टेबल चेयर पे बैठ के रोज मेरे साथ पढ़ाई करेंगे। डन है। सो एंट्री 82 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एंट्री क्या है? नंबर है सर। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स बोला जाता है चैप्टर के नंबर को, आर्टिकल बोला जाता है पार्ट्स के नंबर को, एंट्री बोला जाता है शेड्यूल्स के नंबर को। सो ये एक तरीका हो गया ऑफ रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बट ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं है, अपने को सिर्फ पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन है। पर अगर लेजिस्लेचर को इनकम टैक्स लगाना है, डू दे गेट द पावर टू लेवी इनकम टैक्स फ्रॉम एंट्री 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यस। सो कैन लेजिस्लेचर levy tax on agriculture? No, because they don't have the power from the constitution. तो हमारा लेजिस्लेचर है लोकसभा, राज्यसभा एंड ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट। और इसने पास करा इनकम टैक्स एक्ट, जो हम लोग रीड करने जा रहे हैं, जो हम लोग रीड करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर क्लास में। बट मैंने यहां लिख दिया पावर टू लेवी टैक्सेस लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3।
स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में? एक चीज बताओ, क्या स्टेट लेजिस्लेचर अलग होता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर अलग होता है? सेंट्रल लेजिस्लेचर में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट साहब आते हैं। लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और इलेक्टेड मेंबर्स की जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ माय स्टूडेंट्स विल नेवर कंफ्यूज गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर। डज गवर्नमेंट मेक द लॉ? नो सर। डज गवर्नमेंट इंप्लीमेंट द लॉ? यस। Who makes the law? Legislature passes the law. Similarly, state legislature will pass the law. Vidhan Sabha, again elected members. Majority party will form the state government. कई स्टेट्स में विधान परिषद है, कई स्टेट्स में नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। अगर ये पता करना है कि किस स्टेट्स में है और किस स्टेट्स में नहीं है और क्यों, तो उसके लिए बेटा लॉयर बनना पड़ेगा, वो तुली सर का काम नहीं है। एंड ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट की जगह होते हैं गवर्नर। तो ये हमारे पूरे देश का सेटअप है, ऐसे चलता है हमारा देश। Why, what is an act and why are there so many acts? आपको मुझे बताएगा इतनी सारी एक्ट्स क्यों है? आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, क्यों पढ़ी कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट का पर्पस क्या है? अगर कंपनीज एक्ट में प्रॉफिट निकाल ही दिया तो फिर इनकम टैक्स का क्या जरूरत है? सो वी नीड टू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर इनकम टैक्स एक्ट हो गया तो जीएसटी का क्या जरूरत था? क्या हर एक्ट के अपने रूल्स हैं बच्चों? इज एवरी एक्ट अ सेपरेट वर्ल्ड इन इटसेल्फ? यस। एक छोटी सी सिचुएशन समझाऊंगा, देखें आप लोगों को कितना समझ में आता है। कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि आप लोग इंटर करे हुए हैं इसलिए शायद ये समझ में आ जाए। कंपनीज एक्ट ने आपको बोला कि बैलेंस शीट बनाई जाएगी और बैलेंस शीट में कुछ करेंगे फिक्स्ड एसेट्स, कुछ करेंगे इन्वेस्टमेंट्स और कुछ करेंगे करंट एसेट्स। मैं टी फॉर्म बना रहा हूं, इट्स इजियर टू रिमेंबर। आपने इंटर में इनकम टैक्स पढ़ा, कहीं इनकम टैक्स में फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और करंट एसेट्स पढ़ा था? जल्दी बता दो मुझे। नहीं पढ़ा? निष्ठा कह रही मैंने नहीं पढ़ा। अगर पता नहीं है ना, देखो एक वर्ड है तुली सर की किताब में, बच्चों को पता होना चाहिए कि एक वर्ड आप लोग यूज कर सकते हो, पता नहीं। जब तक पढ़ा नहीं तब तक पता नहीं, क्योंकि आपकी नॉलेज कंप्लीट होने के लिए आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि शायद हमने ये पूरी तरह क्लियर नहीं करा और शायद उसको पूरी तरह क्लियर करने की जरूरत है। तो अगेन आई विल आस्क अ क्वेश्चन, क्या आपने इनकम टैक्स में आपको पता है फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स होते हैं या नहीं होते हैं? आप यस लिख सकते हैं, नो लिख सकते हैं, पता नहीं लिख सकते हैं, तीन चीजें लिख सकते हैं। पता नहीं के लिए पीएन चलता है। राहुल कहता है, किरण यस, पता नहीं, ओके। So in income tax there is nothing called fixed assets, there is nothing called investments, there is nothing called current assets. इनकम टैक्स में ऐसा कुछ है ही नहीं। इनकम टैक्स में सिर्फ दो प्रकार के एसेट होते हैं, डेप्रिसिएबल, नॉन डेप्रिसिएबल एंड स्टॉक इन ट्रेड। Income tax has only two bifurcations, depreciable asset, non-depreciable asset, and then there is stock in trade. अगर आपको इस बात पे पूरी 100% क्लैरिटी है तो यस सर लिखो, नहीं तो नो सर लिख दो। ठीक है। In GST there is only something called goods. There is nothing called fixed asset, there is nothing called investments, there is nothing called current asset, nothing called these, everything is goods. यानी मैं अपने ऑफिस का एसी बेचूंगा वो भी गुड्स है, मैं अपने ऑफिस का लैपटॉप बेच दूंगा वो भी गुड्स है। क्या ये चीज जो है पूरी तरह से हमें समझ में आई हुई है? अगेन यस सर, नो सर, पता नहीं सर, वॉट एवर इट इज। गुड, एक्सीलेंट। दो लोगों ने यस बोला, बाकी लोग कुछ तो बोले। विच मीन्स कंपनीज एक्ट के रूल अलग है, इनकम टैक्स एक्ट के रूल अलग है, जीएसटी एक्ट के रूल अलग है। सो एवरी एक्ट हैज अ सेपरेट रूल, एवरी एक्ट हैज सेपरेट रूल्स।
देन इफ आई नीड टू लुक एट द वर्ड पर्सन, अगर मुझे एक वर्ड पर्सन का मीनिंग चाहिए, जब मैं इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहा हूं तो क्या सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स से मिलेगा, और जब जीएसटी पढ़ रहा हूं तो क्या सेक्शन 2 ऑफ द जीएसटी से मिलेगा? सो क्या हर एक्ट के अपने सेपरेट रूल्स हैं, एंड रूल्स ऑफ वन एक्ट डू नॉट अप्लाई टू द अदर एक्ट। एक एक्ट का रूल दूसरे एक्ट में नहीं लगता। आपने कंपनीज एक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा, वो कंपनी एक्ट का रूल है। आपने कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन सीखा था, आज भी आता है तुम्हें, और इंटर में सीखा कि डेप्रिसिएशन बिजनेस हेड में अलग तरीका है निकालने का, वहां ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट है, और कंपनीज एक्ट में इंडिविजुअल एसेट कॉन्सेप्ट है। तो क्या हर एक्ट के अपने अपने रूल्स हैं, जो एक एक्ट का रूल दूसरी एक्ट में नहीं लगेगा? सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज व्हाई आर देयर सो मेनी एक्ट्स? कैन आई से दैट हर नए पर्पस के लिए एक नया एक्ट आएगा? यानी मेरा क्लाइंट अगर मेरे से पूछता है कि सर मेरे को जीएसटी पे करना है तो कैसे करूं, तो मेरा दिमाग जीएसटी एक्ट के हिसाब से बताएगा। अगर मेरा क्लाइंट मेरे से पूछता है कि सर मुझे इनकम टैक्स कैसे देना है, तो मेरा दिमाग इनकम टैक्स एक्ट पे आएगा। मेरा क्लाइंट कहता है जी मैं कंपनी बनाए हुए हूं, मुझे आरओसी में शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न भरना है, तो मेरा दिमाग कंपनीज एक्ट में जाएगा। दीज बीइंग द 3 मेजर एक्ट्स दैट एन इंटरमीडिएट एंड अ फाइनल स्टूडेंट नीड्स टू रीड। क्लियर है बात ये? एवरीवनस क्लियर? Okay. Now, we say what is the procedure for passing an act? The power to make an act must come from legislature. Legislature makes the law, the government implements the law with the help of administrative services, and judiciary ensures proper interpretation of the law. इसका मतलब क्या हुआ? सो हमारे लेजिस्लेचर ने एक्ट पास कर दिया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करेगी। रिमेंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे मेजर जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर, मेजर मिनिस्टर, द फर्स्ट टॉप मिनिस्टर। पर उनके पास अपनी टीम होती है, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सेट्रा। ना हमारा ताल्लुकात इस मिनिस्ट्री से पड़ने वाला है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इस समय निर्मला सीतारमण जी है। बट फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन बैठा हुआ बेटा? निर्मला जी कल को फाइनेंस मिनिस्टर हट भी गई 1 मिनट के लिए, नया इलेक्शन आ गया, नई गवर्नमेंट आ गई, नया फाइनेंस मिनिस्टर आ गया, तो फिर वो जो एक्ट है वो इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? क्या डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं? वो हमारे लोग ही इस दुनिया के, इंडिया की जनता है, जो लोग यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके, कुछ लोग आईएएस बन गए, कुछ लोग आईपीएस में चले गए, पुलिस में, कुछ लोग फॉरेन सर्विस में चले गए, और कुछ इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आ गए, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये लोग बैठे होंगे जो हमारे साथ डीलिंग करेंगे। नाउ वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट wants to make a change, उनको लगता है ये लॉ थोड़ा सा आउटडेट हो गया, इसको चेंज करना है, जनरली ये कमेटी बिठाई जाती है। जैसे केलकर जी की कमेटी बैठी थी फॉर जीएसटी इंडिया में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। नो, केलकर जी की कमेटी ने एक प्रपोजल सबमिट करा कि भाई हमारे देश में जीएसटी आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। वो पूरा एक किताब बना के गवर्नमेंट को सबमिट करी, लेजिस्लेचर को नहीं करी, गवर्नमेंट को करी। उसको आमतौर पे व्हाइट पेपर बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो व्हाइट पेपर में जाती है, ऐसे ब्राउन पेपर भी है, ब्लू पेपर भी है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट लीगल टर्म नहीं है ये, बट अंग्रेजों के जमाने से ऐसा आता जा रहा है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट पेपर होता है उसको व्हाइट पेपर बोलते हैं, किसी इंपॉर्टेंट पेपर को ब्राउन पेपर बोलते हैं, ऐसी टर्म्स बनी हुई है। सो प्रपोजल सबमिटेड इज जनरली, आई सेड, कॉल्ड अ व्हाइट पेपर। फिर गवर्नमेंट अपने रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री को, कोई भी लॉ आ रहा है, जिस भी मिनिस्ट्री के अंडर लॉ आ रहा है, उस मिनिस्ट्री को दिया जाएगा, और उस मिनिस्ट्री में बैठे लोग उसको प्रॉपरली ड्राफ्ट करेंगे इन लीगल लैंग्वेज। उस ड्राफ्ट को बिल बोला जाता है, और यह प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट को। फिर लोकसभा डिबेट करेगी, लोकसभा को सही नहीं लगेगा तो वापस आएगा, ये रीड्राफ्ट होगा, फिर वापस जाएगा। एक बार लोकसभा ने पास करा तो राज्यसभा पास करेगी, फिर प्रेसिडेंट साहब पास करेंगे, फिर वो एक्ट बन जाएगा। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। आई थिंक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से जल्दी समझ में आ रहा है। आई एम श्योर आप लोगों ने पहले करा ही हुआ है। हाँ जी,
क्लियर है बात? एनी क्वेश्चंस यू हैव, यू कैन कीप आस्किंग मी. चलूं मैं आगे. सो वी नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट पेपर एंड बिल एंड एक्ट. ठीक है ना. अब जैसे एक CAB आया था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, देन देयर वाज अ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. इंप्लीमेंट क्या होगा? क्या मुझे बिल पढ़ने की जरूरत है? नहीं सर. मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है? एक्ट. सो यहां पर मैंने वही चीज व्हाइट पेपर, बिल एंड एक्ट को एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ हाउ डू वी फिट इन? व्हाट इज इंप्लीमेंटिंग द लॉ एंड व्हाट इज द रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? नाउ रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेचर को ऑथराइज करा, लेजिस्लेचर ने एक्ट्स पास करे, और 3 किताबें जो मेन है, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, GST एक्ट. द 3 मेन सब्जेक्ट्स फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आर दिस ओनली. अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं, कंपनीज एक्ट से आपके 2 सब्जेक्ट और आते हैं, अकाउंट्स, लॉ एंड ऑडिट. यानी ये 3 सब्जेक्ट कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है. आप लॉ में पढ़ते हो कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, अकाउंट्स में खाते रखने के लिए शेड्यूल 3 पढ़ते हो आप सारा, और ऑडिट में देखते हो कि इनकी चेकिंग कैसे हो सकती है. तो 3 सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू 1 एक्ट कॉल्ड कंपनीज एक्ट. इनकम टैक्स एक्ट प्लस GST CA इंटर में सैडली 100 नंबर का एक ही सब्जेक्ट है. सैड बात है ये, क्योंकि ये मेन हमारे वो है. बट CA फाइनल में आपके पास डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्स 2 अलग अलग 100 नंबर के सब्जेक्ट हैं. ठीक होगी बात? नाउ लेजिस्लेचर ने एक एक्ट पास किया था, कॉन्स्टिट्यूशन has passed an act called Institute of Chartered Accountants of India 1949, wherein legislature gave responsibility to ICI to train students to be experts in these acts. So ICI को एक रेगुलेटरी पावर दिया गया कि पूरे इंडिया में इन एक्ट्स को रेगुलेट करने में हमारी मदद कीजिए. So ICI क्या करता है, हिंदुस्तान के कुछ इंटेलिजेंट बच्चे आपके जैसे उनको चुनता है, उनके एग्जाम लेता है, उनको इन एक्ट्स के बारे में इंट्रिकेट क्वेश्चंस पूछता है ताकि वो तैयार हो जाएं टू बिकम व्हाट वी कॉल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. उनके नाम के आगे 2 अक्षर जुड़ जाए, कॉल्ड CA, एंड दे गो एंड एडवाइस टू द पब्लिक ऑन टैक्सेशन, अकाउंटिंग मैटर्स, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड ऑफ कोर्स यू नो वो सारे सब्जेक्ट्स आपके आगे. पर ये समझो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 2 डिपार्टमेंट है बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. पूरे हिंदुस्तान में क्या खर्चा हो रहा है, गरीबों के लिए क्या स्कीम्स लाई जा रही हैं, रोड पे कितना खर्चा होएगा, गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है, ये डिपार्टमेंट पूरा खर्चा नोट करता है पूरे इंडिया का. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में 2 बॉडीज हैं, CBDT एंड CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. इन 2 बॉडीज के अंदर IRS ऑफिसर्स बैठे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, GST डिपार्टमेंट में. इनको ITS बोलते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज या इनडायरेक्ट टैक्स अथॉरिटीज हैं. समझ में आ गई बात? ना ये जो सारा है रेगुलेशन का पार्ट हम करेंगे व्हेन वी डू इनकम टैक्स अथॉरिटीज. पूरा बताऊंगा, सर्कल क्या होते हैं, वार्ड क्या होते हैं, पूरा रेंज क्या होती है, पूरा एक बार देखेंगे. इनकम टैक्स अथॉरिटी, चीफ कमिश्नर कौन होता है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कौन होता है, CBDT के क्या पावर्स हैं, ये सारा आपके सिलेबस में है. तो ये हम करेंगे इन द चैप्टर ऑफ ITA. चलिए, इनमें से कुछ लोग अभी के लिए मान लेते हैं असेसिंग ऑफिसर बोल देते हैं उनको. क्या बोलेंगे? असेसिंग ऑफिसर, जो हमारी चेकिंग करेगा. एक चीज बताइए, क्या ये लोग भी यही एक्ट्स पढ़ के आए हुए हैं? क्या इन लोगों ने भी यही एक्ट्स पढ़े हुए हैं? यस सर, ये लोग भी तो इन्हीं एक्ट्स के माहिर हैं. यानी आप देखो डुअल सिस्टम क्या है. फाइनेंस मिनिस्ट्री में लोग बैठे हैं जो इन एक्ट्स के एक्सपर्ट हैं, और आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर में इन एक्ट्स के एक्सपर्ट बना दिया. क्यों? क्योंकि जनता में किसी के पास सवाल है कि मेरे को इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे भरना है, GST का रिटर्न कैसे भरना है, वो सारे इनके पास थोड़े जाएंगे, ये तो कुछ लोग हैं, तो वो जाएंगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, और ये अपनी मधुर वाणी में इन एक्ट्स के बारे में इनको बताएगा. तो क्या चार्ज करेगा बेटा? पैसा, और उसके बाद बन जाएगा अमीर. That means we help the clients deposit tax, file returns, but once we file the returns, the department will check the returns and they will make assessments.
तो हमारा सेकंड पार्ट आ रहा है, इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन होता है, रिटर्न कब भर सकते हैं, क्या रेट रिटर्न होती है, रिवाइज कर सकते हैं, रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। इंटर में ऊपर ऊपर से पढ़ा था, फाइनल में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चेकिंग कैसे होगी, नोटिस कब भेज सकता है, असेसमेंट कैसे होती है, असेसमेंट